शब्द। तुझे भरोसा नहीं ना, तो फिर जा अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। क्या बात है, आज तो आप सुबह से ही बहुत बिजी हैं। ऐसा क्या लिख रहे हैं? बस एक फैमिली की कहानी लिख रहा था। जैसे हमारी फैमिली है ना, तुम, माँ और मैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, क्योंकि ये कहानी हॉरर है और इसमें जो आदमी है ना, मैंने उसकी बीवी को मार दिया है। मतलब कहानी में ऐसा लिखा है। और जानती हो, उसके बाद जो बीवी है ना, वो एक बुरी आत्मा बन जाती है। क्या बेटा, इस तरह की डरावनी कहानियां क्यों लिखता है तू? जानता है ना, हम जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, हमारा दिमाग पूरा दिन वैसा ही होता रहता है। माँ, परेशान होने वाली क्या बात है? राइटर हूँ मैं, मेरा तो काम है कहानियां लिखना। और वैसे भी ये सिर्फ एक कहानी है माँ, कोई सच नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात प्रभात को अपने ऑफिस से लौटने में देरी हो जाती है। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। प्रभात जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसने देखा कि उसकी पत्नी दुर्गा डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही है। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, खाना भी ठंडा हो गया है। अरे दुर्गा, आज तुमने अपने इतने लंबे लंबे बालों को खोलकर क्यों रखा है? तुम तो हमेशा अपने बाल बांध कर रखती हो। वो क्या है ना प्रभात, जब इंसान अपनी जिंदगी से मुक्त हो जाता है ना, तो उसे दूसरे सारे बंधन खोल देने चाहिए। इसलिए मैंने अपने बालों के बंधन भी खोल दिए। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभात। अच्छा चलो खाना खाओ। वो क्या है ना दुर्गा, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस में कुछ खा लिया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एप्पल काट देती हूँ, एप्पल खा लो। नहीं दुर्गा, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है यार। तभी अचानक से दुर्गा अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर प्रभात पर हमला कर देती है। प्रभात अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुम हो कौन? दुर्गा अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोलती है। मैं दुर्गा हूँ, तुम्हारी पत्नी। ध्यान से देखो मेरी आंखों में। प्रभात बुरी तरह से डर जाता है और घबराहट में वो चाकू अपनी पत्नी के पेट में मार देता है। उसकी पत्नी की वहीं के वहीं मौत हो जाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर उर्मिला दौड़ते हुए बाहर आती है। ये तूने क्या किया प्रभात? तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया। लेकिन तू तो उसे बहुत प्यार करता था बेटा। तूने बहू को क्यों मार डाला? माँ, ये आपकी बहू नहीं थी, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुसाई थी। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया, लेकिन वो मुझ पर हमला कर रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तूने क्या कर दिया बेटा? दुर्गा ने मुझे कहा था कि वो तेरी कहानी के उस कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करके तुझे डराने की कोशिश करेगी। अरे वो तो तेरे साथ मजाक कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका मतलब दुर्गा। लेकिन माँ, मैंने जो कहानी लिखी थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उस औरत ने अपने पति के साथ मजाक किया और गलती से उसके पति ने उसके पेट में चाकू मार दिया। मेरी कहानी सच कैसे हो सकती है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये सोच, दुर्गा की लाश का क्या करें हम? अगर गलती से भी ये बात बाहर फैल गई ना, तो तुझे पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। एक काम करते हैं माँ, हम घर के पीछे वाले बगीचे में उसकी लाश को दबा देते हैं। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि उर्मिला अपने मायके गई और फिर एक दिन हम भी अचानक यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कोई नहीं आएगा हमें पूछने, कोई नहीं आएगा माँ। बाद में जो होगा हम देख लेंगे। प्रभात अपनी माँ उर्मिला की मदद से दुर्गा की लाश को अपने घर के बगीचे में गाड़ देता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रसोई से आ रही कुछ आवाजें सुनकर प्रभात की नींद खुलती है। प्रभात ने देखा कि वहां पर एक लंबे बालों वाली औरत दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी। कौन है? कौन है वहां पर? अरे कौन हो तुम? मैं दुर्गा हूँ प्रभात। क्या हुआ? मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो तुम?
तुम दुर्गा नहीं हो सकती। दुर्गा तो प्रभात, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? 4 दिन के लिए मायके क्या चली गई, तुम तो मुझे भूल ही गए। अब अगली बार ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता चला तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। नहीं, तुम दुर्गा नहीं हो सकती। तुम दुर्गा हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूं ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी कहानी में लिखा था कि उस आदमी की पत्नी की मौत के बाद एक बुरी आत्मा उसका रूप लेकर उसके घर में आ जाती है। तुम वही हो ना? और अचानक से खूबसूरत दुर्गा का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और पूरे शरीर पर बाल, लंबे नुकीले नाखून, उसके दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं और बेहद डरावनी आवाज में वो चिल्लाकर कहती है, बुरी आत्मा, मेरा खून करके मुझे अपने ही घर में गाड़ कर तू मुझे बुरी आत्मा कह रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से प्रभात के घर में बेहद डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। घर में चारों तरफ बहुत सारी बुरी आत्माएं नजर आने लगती हैं। प्रभात घबरा कर अपनी माँ को आवाज देता है, माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए माँ, देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। प्रभात ने देखा कि अचानक से उसकी माँ कमरे से दौड़ कर आती है। क्या हुआ प्रभात? और ये लोग कौन है? इन सब की गर्दन टेढ़ी क्यों है? इनके बाल खुले हुए। हाँ प्रभात, ये सब लोग तो मुझे मरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ माँ, ये सब लोग मरे हुए ही हैं और ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मेरी कहानी में हुआ था। लेकिन मेरी कहानी के हिसाब से तो आप भी। अचानक से उर्मिला का रूप बदल जाता है। वो भी एक डरावने साए की तरह बन जाती है और बेहद डरावनी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मर गई तेरी माँ। जानता है, कल रात जब तू सो रहा था ना, तो मैंने उसके शरीर का सारा खून पी लिया। अब बस हड्डियां बची है उसके शरीर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं मर सकती। तुझे भरोसा नहीं ना? तो फिर जा, अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। माँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरी कहानी में लिखा था कि माँ की मौत मेरे हाथों से होगी, पर माँ तो पहले ही मर चुकी है और वो बुरी आत्मा मुझे भी मार देगी। नहीं नहीं, इससे पहले कि वो मुझे कुछ करे, मुझे उसका काम खत्म करना होगा। प्रभात अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर उस बुरी आत्मा पर हमला कर देता है जिसने प्रभात की माँ का रूप लिया हुआ था। और अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। एक बुरी आत्मा के शरीर में तो खून होता ही नहीं है। तो क्या सच में मैंने अपनी माँ को मार दिया? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो फिर वो कंकाल किसका है? और ये कौन है? मैं पागल हो जाऊंगा। और अपनी माँ की लाश, इसका मैं क्या करूं? लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तभी वहां पर दुर्गा का रूप लेकर जो आत्मा थी उसने प्रभात से कहा, गाड़ दे अपनी माँ को ले जाकर उसी जगह जहाँ तूने मेरा खून करके मुझे गाड़ दिया था। जा, चला जा। घबराया हुआ प्रभात पागलों की तरह अपनी माँ की लाश को लेकर बगीचे में गाड़ देता है। प्रभात की हालत पागलों जैसी हो जाती है। वो अपने आप को अपने घर में बंद कर लेता है। कहानी के हिसाब से तो आगे ये हुआ था कि कहानी लिखने वाले ने उन बुरी आत्माओं से डरकर आत्महत्या कर ली थी। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मैं भी आत्महत्या कर लूंगा? एक काम करता हूँ, मैं अपनी कहानी का अंत बदल देता हूँ। हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं लिख दूंगा कि कहानी को लिखने वाला आत्महत्या नहीं करता, बल्कि कहीं दूर जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करता है। यही सोचकर प्रभात ने अपनी लिखी हुई कहानी को बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि कहानी का क्लाइमैक्स तो किसी ने पहले ही बदल दिया था। ये क्या? इसमें तो लिखा हुआ है कि आखिर में उस लेखक की पत्नी और माँ दोनों बगीचे में जिंदा दफन थे। बुरी आत्माओं ने उनको कैद करके रखा था और वो लेखक अपनी माँ और पत्नी दोनों को जिंदा बाहर निकाल लेता है।
लेकिन लेकिन ये सब लिख किसने दिया? प्रभात दौड़कर बगीचे में जाता है और वहां पर खुदाई करना शुरू कर देता है। प्रभात देखता है कि वहां पर लकड़ी के 2 बड़े संदूक हैं और उनके अंदर से आवाजें आ रही हैं। प्रभात, प्रभात बचा लो मुझे, अगर थोड़ी देर और हो गई तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। बेटा देखो, मैं इस बक्से के अंदर बंद हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो, वो बुरी आत्मा किसी भी वक्त मुझे मार डालेगी। प्रभात वो दोनों बक्से बाहर निकालता है और अपनी पत्नी और माँ दोनों को आजाद करवा लेता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बेहद डरावनी और खौफनाक दिखने वाली औरत आ जाती है। तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से अपनी पत्नी और माँ को बचा लेगा? बस 5 मिनट और उसके बाद अमावस का चांद आसमान में आने ही वाला है। लेकिन तूने इन दोनों को बाहर निकाल लिया, अब तुझे मरना होगा। नहीं, मैं जानता हूँ मैं नहीं मरूंगा, और अब आगे क्या करना है ये भी मुझे पता है। प्रभात, ये बहुत खतरनाक है, हमें मार डालेगी प्रभात, चलो यहाँ से। नहीं दुर्गा, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि इस बुरी आत्मा से हम कैसे पीछा छुड़वा सकते हैं। और इतना कहकर प्रभात अपने हाथ में पकड़ी हुई सिंदूर की थैली उस बुरी आत्मा के ऊपर उछाल देता है। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरकर राख में बदल जाती है। ये सब क्या हो रहा था बेटा? ये सब तुम्हारी लिखी हुई इस कहानी की वजह से हुआ है ना? नहीं माँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला कि बरसों पहले हमारे इस बगीचे की जमीन के अंदर किसी को जिंदा गाड़ दिया गया था और बस उसी औरत की आत्मा हमें परेशान कर रही थी। उसी ने मेरे शब्दों में जान डालकर उस कहानी को जिंदा कर दिया था। मुझे माफ कर दो प्रभात, मैंने आपकी कहानी के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे बदल दिया था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है दुर्गा, तुम्हारे उस बदलाव की वजह से ही आज हम सब जिंदा हैं, क्योंकि आखिर में कहानी में वो हुआ जो तुमने लिखा था। सास बहू का लिव इन रिलेशन। नेहा खुले विचारों वाली लड़की थी। अरे नेहा, क्या दिन में सोती है? ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा, वहां तो काम करना पड़ेगा। काम जितना काम होगा कर लूंगी माँ, पर अगर कोई ये कहे कि सारा आराम छोड़कर सिर्फ काम ही करना है तो ना भी ना, मुझे नहीं करनी शादी। अरे कैसी बात कर रही हो? अच्छा चलो जाकर नहा लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो सोचने लगती है कि ससुराल में वो कैसे मैनेज करेगी। क्या हुआ नेहा, परेशान लग रही हो? अरे यार, तू तो मुझे जानती है ना, मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा लोग मानेंगे। यार, कहीं मेरी शादी ऐसे घर ना हो जाए जहां मेरी जिंदगी ही नरक हो जाए। अरे मैंने ना कल एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही समस्या थी हीरोइन की। अच्छा, तो फिर क्या किया उसने? उसने तो अपने होने वाले पति से साफ साफ कह दिया कि वो पहले उसके घर कुछ दिन तक बिना शादी के रह कर देखेगी, और अगर ठीक लगा तो ठीक, वरना तेरे मेरे रास्ते अलग। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही आइडिया दे रही है तू मुझे। चल मैं तो चली, थैंक्स यार, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये बोलकर नेहा खुशी खुशी वहां से निकल जाती है, लेकिन पीछे से उसकी सहेली कहती है, अरे नेहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। हे भगवान, पूरी बात सुने बिना ही चली गई। अरे वो तो विदेशी फिल्म थी, वहां सब चलता है, लेकिन ये तो भारत है, सभ्यता और संस्कारों वाला देश, जहां शादी से पहले लड़की को ससुराल में नहीं रखा जाता। खैर, नेहा मस्त होकर घर आती है। नेहा, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, आने दो आने दो, मैं तैयार हूं शादी के लिए। अगले दिन लड़के वाले आते हैं, जहां लड़का कहता है, मुझे अकेले में लड़की से कुछ पूछना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नेहा, घर तो दिखा दो इन्हें। नेहा भी खुश हो जाती है कि उसे मौका मिल गया है लड़के से अपनी शर्त रखने का। देखो, मुझे ना शादी से बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसी लड़की आए, तालमेल बना पाए कि नहीं मेरे परिवार से। मैंने कई घरों में रोज का क्लेश होते देखा है।
तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी यही सोच रही थी कि भाई सास तो अच्छी होनी चाहिए, पति सपोर्ट करे ना करे, रहना तो पूरे दिन सास के साथ है। लेकिन मेरे पास ना इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, कैसा आइडिया? क्यों ना शादी के पहले मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर आकर रह लूं। तुम लोग मुझे समझ लेना, मैं तुम लोगों को समझ लूंगी। ठीक लगा तो शादी, वरना टाटा बाय बाय। क्यों? लड़के को नेहा की बात में दम लगता है। वो घर के सभी लोगों के सामने नेहा की बात रखता है। अरे पागल हो गई है क्या? ये कैसी शर्त है? अरे शादी से पहले मैं क्यों तुझे किसी और के घर भेजूंगी रहने? अरे लड़की के ख्याल तो 20 साल आगे के हैं। इतनी भी खुले विचारों वाली लड़की नहीं चाहिए हमें। अरे माँ, क्या बुरा और गलत बोल रही है ये? रहना तो हम दोनों का है ना। कल को कोई परेशानी आई तो तुम सब तो ये बोलकर निकल जाओगे कि जिंदगी तुम लोगों को ही निभानी है। तुम लोगों को जो करना है करो। तब क्या करूंगा बताओ? सबके समझाने पर वो लोग मान जाते हैं। वाह, मैं 2-3 दिनों में पैकिंग कर लूंगी, तो आकर मुझे ले जाना। और नेहा पहुंच जाती है विशाल के घर। आओ आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। इस घर में तुम एज अ गेस्ट रहो, लेकिन माँ तुम्हें बहू की तरह ही ट्रीट करेंगी और तुम भी उन्हें सास की तरह ही रखना। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है लिव इन सास बहू का ड्रामा। अरे चाय तो बना दे बहू। जी सासू माँ, अभी लाई। नेहा चाय लेकर आती है कि बस चाय लेकर आई हो, इसके साथ पकोड़े भी ले आती। लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि आपको चाय के साथ पकोड़े भी चाहिए। हाँ हाँ, अब तो पता चल गया ना। रात को खाना खाने के बाद नेहा किचन में खटर पटर कर रही होती है। क्या हो रहा है वहां नेहा? माँ जी, मैं ना रात को अदरक वाली चाय पीकर सोती हूँ, ये मेरी आदत है। अच्छा, तो जरा मेरे लिए भी बना देना। दोनों सास बहू रात को चाय पीती हैं। अगले दिन नेहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी साड़ी निकाल कर बेड पर रख दे। नेहा सास के लिए साड़ी निकाल कर रख देती है। वो देखती है कि उसके आने के बाद से सास ने घर का कोई भी काम करना छोड़ दिया है। यार मैं क्या करूं? ऐसा ससुराल तो मुझे नहीं चाहिए था जिसमें मैं ही सारा काम करूं। मैं तो ऐसा घर चाहती हूं जहां सास और बहू दोनों मिलकर किचन में काम करें। हे भगवान, रात को चाय पी ली, पेट में गैस बन गई, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो, क्योंकि वो ठीक रहेगी तभी तो मैं ठीक रहूंगी। दोनों समझ जाती हैं कि वो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अगले दिन नेहा, जरा चाय तो ले आना। नेहा चाय के साथ चिला भी बनाकर ले आती है। सास खा पीकर सो जाती है। अगली सुबह तेरी बुआ सास आ रही है, उसे मैंने तेरे बारे में बताया है। तभी वहां गंवार से एक महिला आ जाती है। चलो यहां से निकलो, कुछ नहीं है खाने के लिए, जाओ। ए नेहा, तमीज से बात करो, ये मेरी ननद यानी आशीष की बुआ है। हाय रे दैया, इतनी आकड़ वाली लड़की! अरे यही है ना जो शादी से पहले ही आकर बस गई है यहाँ पर। बस नहीं गई हूं, बसना है या नहीं ये डिसाइड करने आई थी। लेकिन इन लोगों के रिश्तेदार इतने गंवार हैं, तो मैं तो ना कर रही इस घर में शादी। अरे भाभी, अरे क्या कमी थी हमारे आशीष में जो आपने ऐसी लड़की की शर्तों को मान लिया? अरे वो तो आशीष के कहने पर मैं झुक गई, वरना ऐसी लड़की को तो मैं घर में घुसने भी ना दूं। ए हेलो, ऐसी लड़की कैसी लड़की? हाँ, बिना समझे बुझे शादी कर लूं? अब तो समझ गई ना कि हम लोग गांव के हैं। भाभी को खाट पर सोना और रिश्तेदारों का गांव से आना जाना तो लगा ही रहना है इस घर में। हाँ हाँ, मैं तो किसी मॉडर्न घर में शादी करूंगी। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अपने घर में आकर नेहा कहती है, ना माँ ना, लिव इन में रहकर देख लिया, ये गांव के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। खैर, नेहा की शादी एक मॉडर्न घर में हो जाती है, जहां सास कहती हैं, हे नेहा,
मैं टेनिस खेलने जा रही हूँ। आओ तो जूस बनाकर रखना, और हाँ, वॉलनट्स और ओट्स भी बना लेना। जी माँ। माँ मॉम बोलो डार्लिंग, माँ इज ओल्ड फैशन। बेचारी नेहा सर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, ये सास तो सास ही होती है, गांव की हो या शहर की।